बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। आज के प्रोग्राम में बलूचिस्तान की बातचीत करना चाहते हैं और मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब। जमाली साहब से आज की तमाम सूरत हाल पर हम बातचीत करेंगे, सियासी सूरत हाल पर भी। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला आज हमारे प्रोग्राम के लिए। बलूचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है पिछले कई अरसे से और कोशिश की जा रही है कि जो बदअमनी की लहर है वो बलूचिस्तान से फैलती मुल्क के दीगर हिस्सों में फैलाई जाए। क्यों बलूचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि बलूचिस्तान पे अभी का नहीं मगर काफ़ी अरसे से पहले ही चढ़ाई की जा चुकी है। अफगानिस्तान कभी हमारा दोस्त नहीं रहा, मगर पिछले 2-3 अदवार में खास करके 9/11 के बाद यहाँ तो खुल्लम खुल्ला मैं भी कहता रहा एज प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले भी और बाद भी, कि यहाँ पर इनके काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है इंडिया का, अफगानिस्तान का, क्योंकि कुछ अंसर ऐसा था जो कि किसी जमाने में एक बलूचिस्तान के सरहदी गांधी बुलाए जाते थे, जनाब खुदा बख्शे अब्दुल समद अचकज़ई साहब को। तो कोई मुखातब उस वक्त भी चलती थी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा न बने, फिर बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मगर वो हिंदुस्तान की इंटरफेरेंस डायरेक्टली कम, इनडायरेक्टली ज्यादा, अभी डायरेक्टली ज्यादा हो रही है। अफगानिस्तान की इंटरफेरेंस डायरेक्टली, रशिया की इंटरफेरेंस डायरेक्टली। ठीक है, गैर मुल्क की मुदाखलत है, आप समझते हैं, हिंदुस्तान की मुदाखलत है, रूस की मुदाखलत है, लेकिन हमारी अपनी कुताही क्या है कि हम क्यों आइसोलेशन का शिकार हुए हैं? मेरी बात अब सुने ना, मैं तो उसमें ये तो आखिरी फिक्रा में यही कहने वाला था जी जी, कि हम खुद जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है और जिम्मेदारी शिफ्ट कर देते हैं, किसी और के गले में डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या जी, मैं तो ये है मगर मैंने नहीं किया, वो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, फिलहाल जिम्मेदार है। ये सिर्फ टालने वाली बात होती है। उसके लिए आपको एक ऐसा मैं समझता हूं कि इस मुल्क का कर्ज जो है वो आपका टारगेट होना चाहिए। खुदा ने आपको ये मुल्क दिया है, पाकिस्तान मिला है आपको, पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए। आपकी आइडेंटिटी और शनाख्त हो चुकी 70 साल से। उन लोगों से पूछिए जो कि मुहाजिर बन चुके हैं, यूरोप में भी, बाकी जगहों पे भी। आप अपनी शनाख्त और आइडेंटिटी आप खो देंगे, उसका कौन जिम्मेदार होगा? जमाली साहब, मैं एक आपको जो 9/11 की आपने बात की, कहा जाता है कि 9/11 के बाद जो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियां बनी, बिल्कुल हमने अमेरिका के हवाले कर दिया मुल्क को, जिसकी वजह से टेररिज्म हमें विरसे में मिल गया। क्या आप समझते हैं कि उस वक्त की हमारी पॉलिसियां हैं जिसके नतीजे में आज हमें मसाइल का सामना है? देखिए, अगर के पॉलिसी अगर के आपके नहीं आपने पॉलिसी तब्दील की है तो बाहर ले, आप सामने ले आए, लोगों के सामने पॉलिसी ले। अभी आपकी कौन सी पॉलिसी है? आपकी टीमें अच्छी हों, आप अबव द बोर्ड खुद हों, आप एक लाइन ऑफ एक्शन दें। अगर कि डिलीवर न कर सके, इतने मेंबर्स आपके पास हैं, आप तब्दील कर लें। मुल्क का क्या कसूर है, लोगों को क्या कसूर है? जमाली साहब, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, आप चीफ मिनिस्टर भी रहे, आप प्राइम मिनिस्टर भी रहे, आइए बलूचिस्तान आइए, बिस्मिल्लाह। बलूचिस्तान के हालात में बात की जाती है कि बलूचिस्तान के हालात खराब होते हुए एक लंबा अरसा लगा है। आप बलूचिस्तान के हालात की खराबी की जिम्मेदारी किस पर आयद करते हैं? देखें जी, ये एक जगह खराबी नहीं होती। बलूचिस्तान जब एजेंसी था, गवर्नर जनरल वहां बैठता था, एजेंट टू द गवर्नर जनरल बैठता था बलूचिस्तान में। खान कुर्बान अली खान रहा, मियां अमीनुद्दीन रहे, मिस्टर सैकर रहा, बहादुर खान रहा, अयूब खान का भाई, और बहुत लोग रहे। उस वक्त सारे बलूचिस्तान में जब तक सूबा नहीं बना था, 2 कमिश्नर होते थे और 9 डिप्टी कमिश्नर होते थे, 11 फील्ड ऑफिसर होते थे सारे बलूचिस्तान में। बाकी जो सरदार थे, जो नवाब थे, उनको जिम्मेदारी दी जाती थी और उनको खिदमत दिए जाते थे। उनकी जिम्मेदारी होती थी, जो इलाका होता था उसके, वो ब्रिटिश के ज़माने से लेकर वो उनकी एक जिम्मेदारी थी जो कि वो उनको कबूल करनी होती थी और वो कबूल करते थे और डिलीवर करते थे। जब से सूबा बना 1970 से लेकर बलूचिस्तान,
हमें फेयर डील नहीं मिली। बलूचिस्तान में टोटल 20 MPA बने, 4 MNA बने, और इसको कोई पूछता भी कोई नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती थी। मेरे से किसी ने पूछा, मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, मेरे से लोगों ने पूछा कि जनाब बलूचिस्तान के लिए आपको क्या चाहिए। मैंने कहा देखिए, इज्जत नफ्स है, जो आप अपने सूबे के लिए करते और सोचते और करते हैं वो हमारे लिए भी करें, सोचें और करें। मैं 1957 में वाहिद लड़का था जो कि बलूचिस्तान से लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली में दाखिल हुआ, और जब मैं यहाँ आया लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली में 1957 में, तो यहाँ के लोगों ने मेरे से पूछा कि आप पासपोर्ट पे आए हैं। ये जो थी अप्रोच बलूचिस्तान के लिए, आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान को 10 साल हुए बन चुका था, कायद-ए-आज़म वहीं का राइस वजीर होता था, कायद-ए-आज़म ने वहीं वफात की, और मेरे से पूछने लगा कि आप पासपोर्ट पे आए हैं। भाई अगर पासपोर्ट का आपको अभी भी शौक है तो 100 बिस्मिल्लाह, जो मर्जी पड़े आप कहें। और जो अगर किसी को तकलीफ होती है, अगर के गवर्नमेंट के खिलाफ आप बयान दे दें, कुछ कहें कि ये तो मुल्क का गद्दार है, भाई तुमने कुछ ठप्पा लगाया हुआ है। लेकिन जमाली साहब सिविल हुकूमतें भी रही, फौजी हुकूमतें भी रही, बलूचिस्तान का मसला जिसका आप आज जिक्र कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को इज्जत दें, वकार दें, क्यों नहीं दिया गया? मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, किसने नहीं दिया और मसाइल पैदा किसने किए? बलूचिस्तान का पहला चीफ सेक्रेटरी रिफत पाशा शेख था जी, जिसका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। उसमें कई चीफ सेक्रेटरी आए जो कि ओरिजिनल बलूचिस्तान से ताल्लुक नहीं था, हालांकि हमारे पास अफसर थे, मगर बाद में फिर वो आए लोग। बात यह थी कि बहुत सारा कंट्रोल, क्योंकि 1 यूनिट जो आपने बनाया था, तो 1 यूनिट आपने किस खाते में बनाया था? आपको तो अपनी सेफ्टी चाहिए थी कि जी वहां पर ईस्ट पाकिस्तान है तो यहां पर वेस्ट पाकिस्तान बनेगा, तो ये 2 सूबे रह जाएंगे और हमें उस पर फोकियत होगी। आपने 1 यूनिट बनाया ही इसलिए था कि आप ईस्ट पाकिस्तान को फेस कर सके। आपको हमसे तो कोई हमदर्दी नहीं थी, और उसमें नेचुरली सारी चीजें लाहौर में सेंट्रलाइज हो गई, 1 यूनिट का हेडक्वार्टर वो बन गया। तो वो उनसे पूछें जिन्होंने ये बनाया था। हमसे अगर आप पूछते हैं, हम तो कहते हैं कि जी ठीक है, हम अब भी कहने को तैयार हैं। अगर के आप समझते हैं कि हम डिलीवर नहीं कर सके, तो हमको आपने मौका कब दिया है डिलीवरेंस का? मेरा दौर देखिए छोटा सा दौर था, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से, उसके साथ क्या असर हुआ, मैं प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से, मेरे साथ क्या असर हुआ, नवाब अकबर बुगटी बलूचिस्तान से शहीद किया गया। क्या बाकी सूबे सारे पाक परस्त थे? आप नहीं सोचते कि आपके बाकी सूबों ने किया क्या हमारे साथ? बिल्कुल ठीक। ये तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। शुक्र है कि पिछले साल से 2-3 सालों से फौज आई है, उन्हें इनडायरेक्टली टेक ओवर जरूर किया है, बलूचिस्तान की हालत बेहतर हुई है, ये मुझे मानना पड़ता है। वो भी आखिर पाकिस्तान से मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से तो वापस आएंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि अकबर बुगटी के कत्ल के हवाले से, और जो आपने बात की कि हुकूमत आपको मिली लेकिन काम नहीं करने दिया गया, क्यों काम करने दिया गया? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली। जमाली साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात की अकबर बुगटी साहब का कत्ल, और आपने कहा वजारत उस्मा आपको हटा दिया गया। आप क्या समझते हैं, ये कौन से ऐसे हालात थे कि अकबर बुगटी साहब का कत्ल हुआ? क्यों जरूरत इस बात की पेश आई, और ऐसा वाकये से क्या असरात हुए बलूचिस्तान के ऊपर? मेरे भाई, मैं मुर्दे नहीं कहना चाहता। वो हालात ये थी कि अकबर बुगटी साहब से पहले भी इनका तनाज़ा था। मैं तो आया था नवंबर 2002 में जी जी, और उससे पहले तनाज़ा चल रहा था इनका। वो वहाँ पर चीफ ऑफ बुगटी था, वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब। हालांकि मैंने कोशिश की, मैंने उनको यहाँ तक कहा कि ठीक है, आप इजाज़त दे दें तो मैं उसको लेकर आता हूँ आपके पास। वो सारा मामला संभाल बैठे हैं, नहीं मानी। बहरहाल उनकी मर्जी थी, मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। मगर जब अब किसी जरूरत पड़ी कि जो हमने एक्शन लेना है, तो मैंने कहा नहीं, फिर यह कि आप दूसरा वज़ीर आज़म ढूंढे, मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। बाकी यह है कि जहाँ पर एक्चुअली सेमिनरीज हैं वो है पंजाब,
पंजाब बड़ा सूबा है, सारे कदरी बड़ा भाई है, बड़ा सूबा है, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन पंजाब में, सब कुछ पंजाब में है। वो ठीक है, बिल्कुल सही है जो कह रहे हैं, तो कुर्बानी भी पंजाब को देनी चाहिए, क्यों नहीं देते हैं। जो लोग पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, जो अलहदगी की बातें कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, फिर उनके साथ कैसे टैकल किया जाए, उनको कैसे हैंडल किया जाए? मैं उसी पे जब खान कनार साहब ने ज्वाइन किया बलूचिस्तान, काजी ईसा और जाफर खान जमाली के कहने पर, नवाब जोगी मोहम्मद खान जोगी के कहने पर, तो उस वक्त उनके भाई आगा अब्दुल करीम साहब पहाड़ों पे थे। तो उस जमाने में ब्रिगेडियर हक नवाज से बाद में प्रमोट हुए मेजर जनरल, कुरान शरीफ लेकर गए उनके पास के, पहाड़ से नीचे आए, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको आज़ाद कर देंगे। जैसे अब नीचे उतर आए तो कुरान शरीफ को एक तरफ रख के उनको उम्र कैद दे दी। तो जब आप इस तरीके से डील करेंगे तो आपको किसको एतमाद बैठेगा। एयरफोर्स में अयूब खान के ज़माने में एयरफोर्स की कार्रवाई हुई वहाँ पर खुजदार में, कलात में, उस तरफ, और भुट्टो साहब के ज़माने में अस्करियत के साथ वहाँ कार्रवाई की गई, वो वहाँ पे हुआ। तो मेरे भाई कितनों का आप इस तरीके से चलाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे? ये ट्रस्ट कौन पैदा करेगा? आपका अंदर का ज़मीर, और आपके अंदर का ज़मीर, दो चीज़ें चाहिए आपको। एक आपको पेशेंस चाहिए, एक आपको टॉलरेंस चाहिए। आप अगर के टॉलरेट करेंगे और पेशेंट बनेंगे तो सबके लिए बेहतरी होगी। बलूचिस्तान की बात करें, कलभूषण वहां से पकड़ा गया, इंडिया का वहां एक पूरा नेटवर्क मौजूद है, इसके बारे में कहा जाता है कि इंडिया की इंटरफेरेंस वहां पे मौजूद है। इस सूरत हाल में जब वहां हिंदुस्तान दखलंदाजी कर रहा होगा तो क्या पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा हालात को कंट्रोल करना? फिर कोई मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा है, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा है, सिर्फ यह है कि जो मौजूदा लोग हैं इक़्तिदार में, ये सीधे होके चलें, ये पब्लिक लड़ने के लिए तैयार है, ये इसमें से कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। हमको ये इंडिया नहीं खा जाएगा किसी 20 करोड़ आवाम पाकिस्तान को, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। आप डरते क्यों हैं इंडिया से? क्या डर है आप लोगों को? बलूचिस्तान की तरफ वापस आऊं, इक़्तिसादी राहदारी की बात की जाती है कि ग्वादर चूंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज बना है इस वक्त दीगर ममालिक के लिए जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, तो इन हालात में क्या आप समझते नहीं है गैर मुल्की मुदाखलत बहुत बढ़ गई है? मेरे भाई, अगर ग्वादर का आप सोचेंगे तो पहले, सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 1994 में यहाँ पर वाइट वे सिटी बननी थी एक, जिसमें 6000 एकड़ पे एक शहर बनना था ग्वादर में, और सिर्फ लोकल्स को अलाउ नहीं था, बाकी फॉरेनर्स को सबको अलाउ था। तो फिर सुल्तान काबूस ने कहा कि 2000 एकड़ मुझे ज़मीन चाहिए, मैं अपना रिक्रिएशन पैलेस बनाऊंगा। हालांकि मस्कत खुद समुद्र के किनारे पे है। ये बहुत लंबी चीज़ें हैं, लंबी बातें हैं, ये मैं इतना जल्दी तो आपको नहीं कह सकता, मगर एक हकायक है, इनमें झूठ मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ग्वादर का करके वो कहते हैं ग्वादर को एक पादर मारो जान छूट जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ग्वादर ग्वादरियंस का हक है, उन लोगों का हक है जो वहाँ के लोग हैं, जो पब्लिक है वहाँ की, उनको उनका हक मिलना चाहिए। सबसे पहले बरसात वाले को हक मिलना चाहिए। बाकी ये है कि अगर आप बाहर से लोग लाकर वहाँ खड़े करेंगे, कोई बात नहीं मानेगा। जमाल साहब, अचकज़ई साहब की आपने बात की, अचकज़ई साहब का एक बयान, बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान आया, उस पर बड़ी बात की जा रही है। क्या आप समझते हैं कि जो उन्होंने निशानदेही की कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से भी, उस बयान को आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, अचकज़ई साहब के बारे में खुदा बख्शे, वो बलूचिस्तान के लिए उन्होंने मुखालफत की थी कि पाकिस्तान में शामिल न हो। वो गफ़ार खान का, बाचा खान का दाई था, और उन्हीं के बेटों को अपने गवर्नर भी बना दिया है। हालांकि गवर्नर मेरा क्लास फेलो है, इकट्ठे हम पढ़े हैं, मगर जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की उनको तो सोचना समझना चाहिए था ना। वो अंग्रेज अगर के घोड़ा बेचता था तो भी नस्ल दे के बेचा था या खरीदा था, इस तरीके से नहीं होता ना। जमहूरियत का तकाजा ये है। इन लोगों ने तो बेनजीर के दौर में 4-4 ट्रक के गंदम के परमिट लिए अफगानिस्तान भेजने के लिए। जमाल साहब, एक अमूमी तासर यह है कि बलूचिस्तान का मसला साबिक सदर मुशर्रफ के दौर या उनकी पॉलिसी से ज्यादा बिगड़ा, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता। सिवाय भुट्टो साहब के उस खाते में, वो यकीनन गलत था, और मैंने कुल्लम कुल्ला मुखालफत भी की थी उनकी। आज पाकिस्तान जहां खड़ा है, कमजोरियां और कोताहियां, अगर आप पिछली पूरी हिस्ट्री पर निगाह दौड़ाएं तो किसकी कमजोरी और कोताही थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आज मुश्किलात से दो चार है? टेररिज्म का सामना है, बेरोजगारी है, बदअमनी है, मुश्किलात हैं आम आदमी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह साहब, बात यह है कि जब तक कि कोई घर का भेद ही न हो
तो नुकसान नहीं होता। घर का बेदी अगर के शामिल हो जाए तो यकीनन तकलीफ होती है। पाकिस्तान में घर के बेदी काफ़ी निकल आए हैं, बात यह है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान 2 लाख तो हो चुका, खुदा माफ़ी दे कहीं 4-5 लाख और ना हो जाए, क्यों जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं और जिस रफ्तार से लोगों को तकलीफें हो रही हैं, पब्लिक को खास करके, मैं समझता हूँ कि सलामती खुदा सलामत रखे इसको। देखते हैं फौज की तरफ, अस्करियत की तरफ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, मीडिया की तरफ, जुडिशरी की तरफ, तो कुछ ना कुछ हौसला मिलता है, खास करके फौज से, कि भाई ये लोग हैं, ये अल्लाह की एक देन है, और खुदा न खुदा कोई प्रॉब्लम हुआ तो संभालेंगे। तो ये चीजें हैं। पाकिस्तान को आप मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बनाएं ताकि लोगों को सहूलियात हों, किसी पार्टी के बेसिस पे न बनाएं और किसी विम्स पे न बनाएं। सियासतदान जो हैं वो समझेंगे कि हमारा नानी बेड़ा करके एक दौर में तुम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना, दूसरे दौर में दूसरा मैं बनूंगा। यानी कि ये बंदर बांट करके बैठे हुए सारे के सारे। 2013 की इलेक्शन लिटरली बंदर बांट थी कि पंजाब जाएगा शरीफ ब्रदर्स को, फ्रंटियर जाएगा इमरान खान को, सिंध जाएगा पीपल्स पार्टी को, बलूचिस्तान जाएगा पाकिस्तान नेशनल पार्टी को। जमाली साहब, आपने बंदर बांट की बात की कि केपीके दे दिया गया तहरीक इंसाफ को, पंजाब दे दिया गया मुस्लिम लीग नवाज को। ये बंदर बांट किसने की? जिन्होंने इलेक्शंस करवाए। मैं समझता हूं 2013 के जो इलेक्शन थे वो तयशुदा थे। बिल्कुल तयशुदा थे जी। 2008 के तयशुदा थे, 2002 के तयशुदा थे। आप देखिए, अंदाजा लगाए ना, भुट्टो साहब जब आए उन्होंने जमहूरियत आ गई, और चले भी आ गई जमहूरियत। भुट्टो साहब को लाने वाले कौन? जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम। 2 महीने के बाद छुट्टी हो गई उनकी। उस वक्त भी फौज उसको लाई थी ना, बेनजीर को भी फौज लाई थी, नवाज शरीफ को भी फौज लाया। मेरे से किसी ने पूछा, मैंने कहा भाई ईमानदारी की बात यह है कि जो आपको लाते हैं वो आपको घर भी भेज सकते हैं। मैंने तो सीधी बात की थी। बात असल में यह है, अगर की मार्च हो रहा था लाहौर से तो गुजरावाला में क्यों रोका गया? बात असल में यह थी। आप लोग पता सबको है, कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। बात जमाल साहब, फिर आप समझते सारे इलेक्शन जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होते रहे पाकिस्तान के अंदर? बाजार मेरे ख्याल तो यही है मेरे भाई, जो मैं देख रहा हूं, जो मैंने देखा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद आ जाते हैं, मगर वो हिसाब किताब जो है ना, वो फिर यहां बैठकर हिसाब किताब पूरा करते हैं सारा। लेकिन जमाली साहब, आप भी वज़ीर-ए-आज़म बने, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, शुजात साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, मुल्क के अंदर वज़ारत उज़्मा लोगों को मिलती रही। ये सारी वज़ारत उज़्मा एस्टेब्लिशमेंट की तय करदा थी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अगर के एस्टेब्लिशमेंट तय न करती तो इतने वज़ीर-ए-आज़म कभी न बनते। मैंने भुट्टो साहब से लेकर चला हूं ना भाई। भुट्टो साहब आया था, फौज लाई थी। बेनजीर साहब आई, फौज लाई थी। जनजो साहब आया, फौज लाई थी। नवाज शरीफ साहब आए, फौज लाई थी। ज़फ़रुल्लाह जमाली आया, फौज लाई थी। चौधरी शुजात आया, शौकत अजीज आया, मोइनुद्दीन साहब आए, फौज लाई थी। सीधी बात यह है। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई वो नेक नियति से लाती है। जब फौज लाती है किसी को नेक नियति से, और फिर आप लोग जब कुर्सी संभालते हैं फिर फौज को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ये कहां की शराफत है? और यार किसी का एहसान तो मानो भाई। जमाली साहब, क्या फिर ये इलेक्शन ड्रामा खत्म नहीं कर देना? काम फौज से करवाओ। जी जी। नहीं, ये ड्रामा नहीं है ना मेरे भाई। काम सारा फौज से करवाते हैं आप लोग, और बाद में कहते हैं नहीं जी ये गलत आदमी छोड़ने फारे करो इनको। ये कहां की शराफत है? किसी का एहसान मान लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जमाली साहब, क्या फिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि फौज और सियासतदान मिलकर पावर शेयरिंग के तहत कोई ऐसी हुकूमत बना दी जाए?
खुदा इनको तौफीक दे भाई, मगर एक दूसरे पे एतमाद करते हैं, मैं नहीं समझता। मेरे घर में एतमाद नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कुछ और है, सिविल ट्रेनिंग कुछ और है, ये मुख्तलिफ शोबे हैं। अपने में से कोई बिजनेस वाले हैं, कोई ज़राअत पेशा हैं, हम उस कैटेगरी से आते हैं। फौजियों की ट्रेनिंग दूसरी है, वो अपनी कैटेगरी से आते हैं। तो ये तो है सारी चीजें। तो एतमाद चलती रहेगी, सियासतदानों की और फौजी एस्टेब्लिशमेंट की चलती रहेगी लड़ाई। मेरे भाई, लड़ाई अगर किसी ने करनी है तो मत भूले कि किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऑल रोड्स लीड टू रोम। फिर लड़ाई तो फिर यह है कि फौज के साथ कौन लड़ सकता है? कोई नहीं लड़ सकता, बड़ा मुश्किल है। लड़ना भी नहीं चाहिए, अपनी फौज है, फौज भी नहीं लड़ रही है, सीधी बात यह है। मगर मेरे ख्याल में अगर कि आप इस चीज को देखते हैं तो फिर अगर कि आपको कुछ अरसे के लिए नौकरी छोड़नी भी तो पड़े या तब्दील होनी पड़े तो उसमें कोई कबाहत तो कोई नहीं, आप दोबारा आ सकते हैं। फर्क क्या पड़ता है? पब्लिक के पास चले जाएं, वो दोबारा ले आएगी आपको। जमाली साहब, बाज लोग कहते हैं कि फौज की सियासत में मुदाखलत से मुल्क को नुकसान पहुंचा है। अच्छा, फौज की मुदाखलत से मुल्क को नुकसान पहुंचा है, तो फिर वो नुकसान भुट्टो साहब ने दिया ना। सबसे पहले तो फौज उसको लाई थी, तो क्यों लेकर आई थी उसको? न लाती, अल्लाह ना खैर सल्ला, छोड़ते फिर सिविल बात चलती। जी जी, जमाली साहब ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब, ब्रेक में जाने से पहले आपसे तफसीली बात हो रही थी मुल्क में सियासत के हवाले से, फौज के हवाले से। एक जुमला आप अक्सर कहा करते हैं कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं रहा, किस बिना पे आप ये जुमला कहते हैं? जी हाँ, मैं आप भी कहता हूं, जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था तो ईस्ट और वेस्ट था। ईस्ट चला गया, वेस्ट रह गया। अब वेस्ट में कितने बचते हैं उसका मुझे कुछ पता नहीं। और कायद-ए-आज़म को शौक था बलूचिस्तान रहने का, ज़ियारत रेजिडेंसी में आके रहते थे और उनकी फौत की भी वहां हुई। और रिजल्ट ये हुआ कि उसी रेजिडेंसी को आग लगा के दहशतगर्दों ने जला दिया। अंदाजा आप लगाएं, उसने तो मुल्क बनाया था। पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बाकी नहीं रहा, क्योंकि अगर क्या आप कायद-ए-आज़म के अशार और उनके जो अहकामात थे वो जरा गौर से पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो उनमें और मौजूदा हालात में जो आइन इलेक्शन से पहले लोग लाते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत फर्क है। कायद-ए-आज़म की वो बात ही कोई नहीं होती। अब तो यह है कि कायद-ए-आज़म सानी बनने की बात हो रही है, बाकी तो कुछ पता नहीं। कायद-ए-आज़म का चलो बात है उसकी बन गई, फिर कायद-ए-अवाम बन गया, अभी पता नहीं और कितने बनेंगे, मुझे समझ नहीं आती। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म तो सिविल सुपरमेसी के कायल थे, कायद-ए-आज़म सिविलियन जो सुपरमेसी उसके कायल थे। लेकिन हमने तो देखा कि बाज लोग बैठ के बातें करते हैं, वो हमेशा से फौज के आने की बातें करते हैं, फौज को पुकारना शुरू कर देते हैं। भाई बात ये है कि जरूरत तो कायद को भी यही थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था 75 में, मैं लंदन में था, कि इतना स्टबन था कायद-ए-आज़म कि हमने उसको बहुत कुछ देने की कोशिश की मगर वो नहीं माना। और कायद-ए-आज़म वाहिद सियासतदान था जो कभी जेल नहीं गया था, और वेस्ट पाकिस्तान में मियां मुमताज दौलताना था जो कभी जेल नहीं गया था। तो बहरहाल ये कि जहां तक फौज का ताल्लुक है, वो तो अगर के थोड़ा सा भी लोगों को कुछ इशारा मिल जाए, अगर आप खुद न बिकें आपको कौन खरीद सकता है? तो आज भी लोगों के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं,
वो खरीद सकते हैं। पाकिस्तान में सियासत को खरीदा हुआ है। जो नहीं बिकते हैं वो नहीं बिकते हैं, जो बिकते हैं वो सस्ते में भी चले जाते हैं। अल्लाह ना खैर सुन। जो नहीं बिकते वो नहीं बिकते, जो बिकते। एक मिनट जी जी, बात सुने मेरी जी प्लीज। जो जिन्होंने खरीदा लोगों को छांगा मांगा दे गए और स्वाद ले गए, आप लोगों ने कभी कुछ बात की उसकी? बिल्कुल ठीक। वो लोग क्यों बिके? उस वक्त हमारे जैसे नालायक थे जो कि नहीं बिके थे, बाकी तो बिक गए थे। किसने खरीदे? जिनके पास पैसा था। क्यों बिके? उनको जरूरत थी, मजबूरी मिली। उनको आप कुछ नहीं कहते। उसमें तो फौज का दखल अमल नहीं था ना, और सिविलियन थे दोनों। तो ऐसी हरकतें क्यों करते सिविलियंस? न करें। लेकिन जमाली साहब, हुकूमत उस वक्त फौज थी ना, जनरल ज़िया-उल-हक साहब मौजूद थे, वो चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आला बन जाएं। नहीं, ये ज़िया-उल-हक को फिर भाई बात ये है, तो ज़िया-उल-हक को कौन लाया था? भुट्टो लाया था, मैं तो नहीं लाया था। सारे जनरल को जंप देकर ज़िया-उल-हक साहब को लाए थे, तो मैं तो नहीं लाया था उसको, भुट्टो साहब लाए थे। हम तो उस वक्त खलंदर जो लड़के थे। उसके अलावा अगर आप देख रहे हैं, जहांगीर करामत साहब को कौन लाया था? वहीद काकड़ को कौन लाया था? मुशर्रफ साहब को कौन लाया था? हम तो नहीं लाते। हाँ, लाने वाले हम तो नहीं है ना भाई। राहिल शरीफ साहब आए हैं, उनको कौन लाया है? वो एक इदारा है, अपने सिस्टम के तहत चलता है, और जब सिस्टम के तहत चलता है तो वो आराम से चला आता है। और आपके पास कोई इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी को हम ना कर बैठे, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई है कि डबल टेन्योर लेके चला जाता है कैनी साहब की तरह, ये तो बात न बनी ना। तो सिविल क्यों बिकते हैं? न बिके। किसने कहा कि बिको? न बिके। जमाली साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म थे और कश्मीर के मसले पर बातचीत जारी थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो कहा जाता था कि बहुत कश्मीर के हल के करीब पहुंच गए थे, फिर दरमियान में रुकावट क्या आ गई? कश्मीर तकरीबन बिक चुका था भाई। अगर कि वो रियाज खोखर से पूछो, जो उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे, या एक बलूचिस्तान से एक पागल प्राइम मिनिस्टर था जफरुल्लाह जमाली, उससे पूछो कि क्यों सौदा बना हुआ। कसूरी साहब तो कहता है कि हम कश्मीर का फैसला कर चुके थे। फिर हम तो पूछो कि फैसला तुमने क्या किया था? ये इतना आसान नहीं है मेरे भाई, इतना आसान नहीं है। कहने को सारे कहते हैं जी जी, मेरे हकायक क्या हैं? जो हकायक हैं वो सामने ले आए ना। अगर हम मेरे से गलती हुई है तो मैं मानूंगा मेरे से गलती हुई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई चीज बेचा नहीं, न मुझे कोई खरीद सका। नहीं तो मैं शायद आज तक पता नहीं कहां से कहां पहुंचा होता। ये सूरत हाल है। बेच कौन रहा था? भाई मेरे, वो कहते हैं कि बाजार जहां लगा हो और जिसके पास खरीदार भी हो, आपके पास बेचने के लिए भी जरूरत हो, तो सौदे हो जाते हैं। वो उनसे पूछिए जो इक़्तिदार में आए, जिन्होंने हामी भरी और जिन्होंने ये कहने की और बनाने की कोशिश की। अब ये एक चीज करें, पाकिस्तान वाले मदद करें कश्मीर वालों की, कि कश्मीर वालों को आज़ाद एक मुल्क बनवा दें। ये मेरे ख्याल में होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में ये करें। इसके अलावा और चारा कोई नहीं तो ये बहुत ज्यादती है। जमाली साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म थे, हम लोग कौन? मुशर्रफ सदर थे, फिर कौन कश्मीर को बेच रहा था? बेचने वाले। मैं ना बेचने वाला था ना खरीदने वाला था, इतना मैं कह सकता हूं। बेचने वाले थे? पता नहीं, उनसे पूछे, मुझे पता नहीं भाई, या कसूरी साहब से पूछे, उन्होंने लिखा है। लेकिन जमाली साहब, आप बड़े दबंग आदमी हैं, सच्ची बात बड़ी खुल के कहते हैं, लेकिन ये कश्मीर पे सौदेबाजी वाली बात जो है, आप जरा दबा गए हैं। आपने खुल के नाम लिया कि किसने सौदा करने की कोशिश की थी। भाई मैं कह रहा हूं, कसूरी साहब तो कह रहे हैं ना कि जो कश्मीर का फैसला हो चुका था, तो उससे आप पूछिए ना, क्योंकि ये तो बात बाद में आई जब मैं तो इस्तीफा देके चला गया घर।
और बाद में बात खुली। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, खौफ खुदा जरूर है, बाकी कुछ नहीं। तो जमाल साहब, कश्मीर पे पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? मुझे हक़ाइक़ पता किसकी? कश्मीर पे पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? तो कश्मीर की मदद करें, उनको आज़ाद कराएं, अपनी तरजीह तब्दील करें और मेरे ख्याल में इंटरनेशनल फोरम तक भी लड़ें, कश्मीर का हाथ बटाएं और कश्मीरों की जान छोड़ाएं। उनकी नस्लें तबाह हो गई, उनकी फैमिलीज तबाह हो गई, उनका इलाका घर तबाह हो गया। तो ये उनका हक बनता है। बाकी ये अपने असेंबली यहाँ बना देते हैं, इंडिया वाले असेंबली बना देते हैं इंडियन हेल्ड कश्मीर की, ढोंग रचाते रहते हैं। जैसे आपने गिलगित बल्तिस्तान बना दिया है, फिर अभी कोई और सूबा बना देंगे, समझ नहीं आती। तो सारी उम्र गफ्फार खान कोशिश करता रहा कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा बने, नहीं बना और वो फौत हो गए। तो घर बैठे उनको मिल गया जी, सूबा मिल गया, अल्लाह खैर चला। क्या करे, महमूद खान अचकज़ई को जो है जनूबी पख्तूनख्वा मिल गया, समझ नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। जमाली साहब कहते हैं कि पूरी कौम को इकट्ठा होकर मुत्तहिद होना पड़ेगा, तब पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान बन सकता है, जो कायद आज़म ने ख्वाब देखा था। और यही जश्न आज़ादी का पैगाम है कि हम सब मिल के पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।